हेलो गाइस, वेलकम टू मशीन लर्निंग टेक्निक्स वीडियो लेक्चर सीरीज। इस वीडियो में हम यूनिट 3 का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम के नियरेस्ट एल्गोरिथम को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि के नियरेस्ट एल्गोरिथम क्या है। के नियरेस्ट एल्गोरिथम इज ए क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम विच इज यूज्ड टू डिसाइड द न्यू इंस्टेंस शुड बिलोंग टू विच क्लास। ये एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है जो ये डिसाइड करता है कि जो हमारा न्यू इंस्टेंस है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा। अगर हमारा के इक्वल्स टू 1 आता है तो क्या करेंगे, हम नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम जो होगा वो हम यूज़ करेंगे। दूसरा, के नियरेस्ट एल्गोरिथम जो होता है ये इंक्रीमेंटल होता है। इंक्रीमेंटल इन द सेंस कि मतलब इसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। इट डज नॉट हैव अ ट्रेनिंग फेज। के नियरेस्ट एल्गोरिथम की कोई ट्रेनिंग फेज नहीं होता है। इंस्टेंसेस को हम स्टोर कर सकते हैं और इंडेक्सिंग की मदद से हम नेबर्स को क्विकली फाइंड भी कर सकते हैं। मीन्स इट डू नॉट हैव अ ट्रेनिंग फेज, इंस्टेंसेस आर स्टोर्ड एंड इंडेक्सिंग इज यूज्ड टू फाइंड नेबर्स क्विकली। ये के नियरेस्ट एल्गोरिथम होता है। अब इसको एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करते हैं। मान के चलिए लेट m बी द नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेटा सैंपल्स। हमारे पास m नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेटा सैंपल्स हैं और p एक अननोन पॉइंट है। सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको स्टोर करना है ट्रेनिंग सैंपल्स को एक एरे डेटा पॉइंट एरे के अंदर। मीन्स हर एलिमेंट जो होगा एरे का वो टपल x, y को डिनोट करेगा। अब देखते हैं फॉर i इक्वल्स टू थीटा टू m, ये कंडीशन लगाते हैं और उसके बाद इक्विवेलेंट डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। कैसे? d डिस्टेंस ऑफ अरे ऑफ i p, मतलब i इंडेक्स से p तक का डिस्टेंस जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, मेक सेट s ऑफ k स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑब्टेंड, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑब्टेंड के सेट बना देते हैं। ठीक है, फिर रिटर्न द मेजोरिटी लेवल अमंग s, और मेजोरिटी लेवल को s जो हमारा सेट बनाया था हमने, जिसमें हमने सारे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को रखा था, उसमें मेजोरिटी लेवल को हम रिटर्न कर देते हैं। इसमें सबसे मेजोरिटी वाला कौन सा कम डिस्टेंस वाला आ रहा है उसको हम लिख देते हैं। एडवांटेजेस ऑफ के एन एन, इसका कोई ट्रेनिंग पीरियड नहीं होता है, ये इसका पहला एडवांटेज है। मीन्स क्योंकि ये लेजी लर्नर होगा या इंस्टेंस बेस्ड लर्नर होता है। दूसरा, इट डज नॉट लर्न एनीथिंग इन द ट्रेनिंग पीरियड, ये कुछ भी नहीं सीखता है ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, और ये काफ़ी ईजी होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। डिसएडवांटेजेस देखिए, डिसएडवांटेजेस क्या है? इट डज नॉट वर्क वेल विद लार्ज डेटा सेट। अगर हमारे पास लार्ज डेटा सेट आया हुआ है और हमको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन द न्यू पॉइंट एंड एग्जिस्टिंग पॉइंट, तो ये जो है डिग्रेड कर देगा परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम को। तो मीन्स इसका मतलब है जब हमारे पास लार्ज डेटा सेट आ जाता है ना, तो इसकी डिसएडवांटेज है कि ये अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता, उसके साथ हाई डायमेंशंस के साथ भी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है, और ये सेंसिटिव होता है मिसिंग वैल्यूज से रिगार्डिंग। ये इसकी डिसएडवांटेजेस होती हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लॉजिकली वेटेड रिग्रेशन क्या होता है? लॉजिकली वेटेड रिग्रेशन एक मेमोरी बेस्ड मेथड होता है जो कि रिग्रेशन को परफॉर्म करता है अराउंड ए पॉइंट यूजिंग ओनली ट्रेनिंग डेटा दैट इज लोकल टू दैट पॉइंट। इसमें क्या होता है कि ये रिग्रेशन को परफॉर्म करता है एक पॉइंट के अराउंड विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग डेटा पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग डेटा पॉइंट दैट इज लोकल टू दैट पॉइंट। जो उस पॉइंट के लोकल में जो ट्रेनिंग डेटा सेट होगा उसी का यूज करके ये रिग्रेशन को परफॉर्म करता है। मीन्स लोकली वेटेड रिग्रेशन, नाम से पता चलता है कि लोकल वेट्स के अराउंड जो रिग्रेशन हो रहा है उसको हम लोकली वेट रिग्रेशन बोलेंगे। इट इज सुइटेबल फॉर रियल टाइम कंट्रोल बाय कंस्ट्रक्टिंग एंड LWR बेस्ड सिस्टम। मीन्स इट इज सुइटेबल, कहाँ सुइटेबल है ये? इट इज सुइटेबल फॉर लीनियर टाइम कंट्रोल। ये लोकली वेट रिग्रेशन है। एक बार आप इसको अपनी क्वांटम से भी पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं रेडियल बेसिस फंक्शन क्या होता है। रेडियल बेसिस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो असाइन करता है रियल वैल्यूज को to the inputs from its domains. It is a function that assigns a real value to each input from its domain. हर इनपुट के लिए ये एक रियल वैल्यू को असाइन करता है अपने डोमेन से। इट प्रोड्यूसेस एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑलवेज, ये हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यूज को ही प्रोड्यूस करता है। क्योंकि ये डिस्टेंस का मेजर होता है जो कि नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, इट एक्ट्स एज एन एक्टिवेशन फंक्शन। अब एक्टिवेशन फंक्शन की तरह भी ये काम करता है। तीसरा है, इट इज़ यूज्ड इन न्यूरल नेटवर्क्स। ये जो हमारे एक्टिवेशन फंक्शन वगैरह है ना, ये सारी हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में यूज़ होने वाले हैं, जो हम अगली यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए रेफरेंस इस तरीके से इसको रख लीजिएगा। अब आर्किटेक्चर क्या है हमारे रेडियल बेसिस फंक्शन का? अब हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में पढ़ने वाले हैं, तो इसके पास भी सेम आर्किटेक्चर होता है जैसा हमारे ANN का होता है, मिलता जुलता आर्किटेक्चर होता है। ANN के पास भी 3 लेयर्स होती हैं, इसके पास भी 3 लेयर्स होती है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर।
तो ये इसका डायग्राम बनता है। ये आउटपुट लेयर है, ये इनपुट लेयर है और ये हिडन लेयर है जहाँ पे रेडियल बेसिस फंक्शन या एक्टिवेशन फंक्शन काम करता है। ये लीनियर वेट्स जा रहे हैं इसमें और यहाँ पे वेटेड्स हैं। ये इनपुट लेयर, यहाँ से इनपुट गया और यहाँ पे कुछ फंक्शन हुआ और उसके बाद यहाँ से आउटपुट मिल जाता है। ये इसका आर्किटेक्चर होता है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है केस बेस्ड लर्निंग एल्गोरिथम। केस बेस्ड लर्निंग एल्गोरिथम क्या होती है? इट कंटेन्स एन इनपुट एज अ सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग केसेस। इसके बाद जो इनपुट होता है वो सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग केसेस का होता है और जो आउटपुट बनता है उसे हम कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, जो कि प्रेडिक्शंस को जनरेट करने के काम आता है, विच कैन बी यूज टू जनरेट प्रेडिक्शंस ऑफ गोल फीचर वैल्यूज फॉर सब्सिक्वेंटली प्रेजेंटेड केसेस। क्या होता है कि हमारे पास इनपुट जो काम होता है उसको होती है सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग केसेस, आउटपुट होता है कंसेप्ट डिस्क्रिप्शन, जो कि यूज़ किया जाता है जनरेट प्रेडिक्शंस ऑफ गोल फीचर वैल्यूज़। मींस इससे क्या होता है कि प्रेडिक्शंस हमको जनरेट की जाती हैं गोल फीचर वैल्यूज़ की। प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंसेप्ट डिस्क्रिप्शन इज केस बेस। मींस जो हमारा प्राइमरी कंपोनेंट होता है ना कंसेप्ट डिस्क्रिप्शन का, वो केस बेस होता है। और CBL जो होता है उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम केवल उसके प्रोसेसिंग बिहेवियर की वजह से। डिसएडवांटेज क्या होती हैं? ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ये इररेलेवेंट फीचर्स के लिए इंटॉलरेंट है और सेंसिटिव होता है चॉइस ऑफ एल्गोरिदम सिमिलरिटी के लिए। मींस इट दे आर सेंसिटिव टू चॉइस ऑफ एल्गोरिदम सिमिलरिटी फंक्शंस। कौन सा सिमिलरिटी फंक्शन हम यूज़ करेंगे उसके लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है, चॉइस ऐसा नहीं कर पाता। मीन्स फंक्शन ऑफ CBL मतलब प्री प्रोसेसिंग होती है, सिमिलरिटी चेकिंग होती है और प्रेडिक्शंस लगाए जाते हैं, फिर मेमोरी अपडेशन होती है। ये इसके फंक्शंस होते हैं CBL के। प्री प्रोसेसर के अंदर क्या होता है? प्रिपेयर्स द इनपुट फॉर फंक्शन फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है। सिमिलरिटी के अंदर क्या होता है? इट एक्सेस द सिमिलरिटीज ऑफ गिवन केस विद कंसेप्ट डिस्क्रिप्शन। जो कंसेप्ट डिस्क्रिप्शन होता है उससे ये क्या करता है, गिवन केस की जो सिमिलरिटीज है उनको चेक करता है या एक्सेस करता है। प्रेडिक्शंस के अंदर क्या होता है? ये जनरेट प्रेडिक्शंस, ये प्रेडिक्शंस को जनरेट करता है फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ केस गोल फीचर, ठीक है। और मेमोरी अपडेशन क्या होता है? हमारे जो स्टोर्ड केस बेस है उसके अंदर मेमोरी को अपडेट कर देता है। सो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा। लिमिटेशंस क्या है CBL की? ये लार्ज केस बेसिस को हैंडल करने में काफ़ी कमज़ोर है, डायनेमिक प्रॉब्लमिक डोमेन्स के लिए भी सही से काम नहीं कर पाता है ये, और नॉइजी डेटा को भी सही से हैंडल नहीं कर पाता है। प्लीज़ एक बार मैं आपसे बोलूँगा कि रेफर करिएगा अपने क्वांटम का क्वेश्चन 3.27, ताकि आपको इनके बारे में धीरे मतलब सारी आप रीडिंग कर पाएंगे। एक रीडिंग में आपको समझ में आ जाएगा, इतना ईजी है। एप्लीकेशन ऑफ CBL यानी केस बेस्ड लर्निंग एल्गोरिथम का एप्लीकेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन के लिए काम आता है, क्लासिफिकेशन के लिए काम आता है, डिजाइनिंग के लिए काम आता है, प्लानिंग के लिए काम आता है, एडवाइजिंग के लिए काम आता है। दोस्तों, ये जो मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ ना, लिमिटेशंस, एप्लीकेशंस और बेनिफिट्स ऑफ CBL, ये आपको एक बार मतलब अपनी कंटेंट से रेफर जरूर कर लीजिएगा। वहाँ से एक रीडिंग में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और आपको मतलब डीप नॉलेज मिल जाएगी इसके बारे में। बेनिफिट्स ऑफ CBL क्या है? इसको एक्सप्लेन करना काफ़ी ईजी होता है, मेंटेन करना भी काफ़ी ईजी होता है, और नॉलेज एलिसिटेशन जो होती है इसकी वो भी ईजी है। नॉलेज एलिसिटेशन जो है इसकी वो भी काफ़ी इंक्रीमेंटल लर्निंग होती है। मीन्स हर बार बार लर्न करता जाता है और इसी तरह की अगर वैल्यूज से या प्रॉब्लम से एनकाउंटर होता है तो उनको इजीली सॉल्व कर देता है। मीन्स इंक्रीमेंटल लर्निंग, इसकी लर्निंग हमेशा चलती रहती है और ये सीक्वेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफ़ी अच्छा होता है। ये इसके बेनिफिट्स होते हैं CBL के। केस बेस्ड लर्निंग का एल्गोरिथम क्या होता है और इसकी प्रोसेसिंग स्टेजेस कौन कौन सी हैं? सो इसकी 4 प्रोसेसिंग स्टेजेस होती हैं: केस रिट्रीवल, केस एडेप्शन, सॉल्यूशन इवैल्यूएशन और केस बेस्ड अपडेटिंग। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, उसको रिट्रीव करते हैं हम, ठीक है। रिट्रीव करने के बाद क्या होता है कि हमको एक प्रपोज्ड सॉल्यूशन मिलता है। अगर सॉल्यूशन सही से मैच हो जाता है उसको कंफर्म कर देते हैं और रिटर्न कर देते हैं हमारे केस बेस्ड अपडेशन के अंदर। अदरवाइज क्या करते हैं, उसको रीयूज़ और रिवाइज करते रहते हैं। ये इसका मेन फंडा होता है। केस रिट्रीवल के अंदर क्या होता है? मीन्स प्रॉब्लम सिचुएशन हैज़ बीन एक्सेस्ड। केस रिट्रीवल ये डिफाइन करता है। केस एडेप्शन मतलब द रिट्रीव्ड सॉल्यूशन जो होगा ना हमारा, वो अडेप्टेड हो जाता है ताकि वो एक बेटर सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सके। यहाँ पे रिट्रीव हुआ, अडेप्ट हुआ, तो मतलब यहाँ से एक नया सॉल्यूशन देगा जो कि जो ज़्यादा फिट बेटर बैठेगा। सॉल्यूशन इवैल्यूएशन, फिर हम सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करते हैं कि ये सॉल्यूशन अच्छा है या बुरा है। फिर उसके बाद अगर सॉल्यूशन अच्छा है तो उसको अपडेट कर देते हैं। तो केस बेस्ड अपडेटेशन का तो ये वो होता है। डिफरेंट स्कीम्स ऑफ CBL वर्किंग साइकिल्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो रिट्रीव करता है सबसे सिमिलर केसेस को, फिर ये उन केसेस को रीयूज करता है जो कि करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम आ सकते हैं। अगर वो सॉल्यूशन जो है वो नेसेसरी है रिवाइज करना, तो उसको रिवाइज भी कर सकता है। ये प्रपोज सॉल्यूशन को, प्रपोज सॉल्यूशन जो आया था उसको रिवाइज भी कर सकता है अगर रिवाइज जो है उसकी सॉल्यूशन की नेसेसरी है तो।
और अगर कोई नया सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको वो रिटर्न कर देता है एज अ न्यू सॉल्यूशन एज पार्ट ऑफ न्यू केस। मेन फंडा ये है भाई, कोई प्रॉब्लम आई, सबसे पहले प्रॉब्लम को देखेगा, चेक करेगा कि प्रॉब्लम है किस टाइप की। अगर उसके पास पहले से उसके सॉल्यूशन पड़ा हुआ है तो जो सॉल्यूशन जो था उसको रीयूज़ कर लेगा। अदरवाइज क्या करेगा, वो उस सॉल्यूशन को रिवाइज करेगा और एक नया सॉल्यूशन देगा जिसको वो अपडेट कर देगा अपने केस बेस के अंदर। तो यही फंडा होता है। आई होप गाइस सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। केस बेस्ड लर्निंग का एल्गोरिथम क्या होता है और उसकी प्रोसेसिंग स्टेजेस कौन कौन सी हैं। सो इसकी 4 प्रोसेसिंग स्टेजेस होती हैं: केस रिट्रीवल, केस एडेप्शन, सॉल्यूशन इवैल्यूएशन और केस बेस्ड अपडेटिंग। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, उसको रिट्रीव करते हैं हम, ठीक है। रिट्रीव करने के बाद क्या होता है कि हमको एक प्रपोज्ड सॉल्यूशन मिलता है। अगर सॉल्यूशन सही से मैच हो जाता है उसको कंफर्म कर देते हैं और रिटर्न कर देते हैं हमारे केस बेस्ड अपडेशन के अंदर। अदरवाइज क्या करते हैं, उसको रीयूज़ और रिवाइज करते रहते हैं। ये इसका मेन फंडा होता है। केस रिट्रीवल के अंदर क्या होता है, मीन्स प्रॉब्लम सिचुएशन हैज़ बीन एक्सेस्ड। केस रिट्रीवल ये डिफाइन करता है। केस एडेप्शन मतलब द रिट्रीव्ड सॉल्यूशन जो होगा ना हमारा, वो अडेप्टेड हो जाता है ताकि वो एक बेटर सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सके। यहाँ पे रिट्रीव हुआ, अडेप्ट हुआ, तो मतलब यहाँ से एक नया सॉल्यूशन देगा जो कि जो ज़्यादा फिट बेटर बैठेगा। सॉल्यूशन इवैल्यूएशन, फिर हम सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करते हैं कि ये सॉल्यूशन अच्छा है या बुरा है। फिर उसके बाद अगर सॉल्यूशन अच्छा है तो उसको अपडेट कर देते हैं। तो केस बेस्ड अपडेशन का तो ये वो होता है। डिफरेंट स्कीम्स ऑफ सीबीएल वर्किंग साइकिल्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो रिट्रीव करता है सबसे सिमिलर केसेस को, फिर ये उन केसेस को रीयूज़ करता है जो कि करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम आ सकते हैं। अगर वो सॉल्यूशन जो है वो नेसेसरी है रिवाइज करना तो उसको रिवाइज भी कर सकता है। ये प्रपोज सॉल्यूशन को, प्रपोज सॉल्यूशन जो आया था उसको रिवाइज भी कर सकता है अगर रिवाइज जो है उसकी सॉल्यूशन की नेसेसरी है तो। और अगर कोई नया सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको वो रिटर्न कर देता है एज अ न्यू सॉल्यूशन एज पार्ट ऑफ न्यू केस। मेन फंडा ये है भाई, कोई प्रॉब्लम आई, सबसे पहले प्रॉब्लम को देखेगा, चेक करेगा कि प्रॉब्लम है किस टाइप की। अगर उसके पास पहले से उसके सॉल्यूशन पड़ा हुआ है तो जो सॉल्यूशन जो था उसको रीयूज़ कर लेगा। अदरवाइज क्या करेगा, वो उस सॉल्यूशन को रिवाइज करेगा और एक नया सॉल्यूशन देगा जिसको वो अपडेट कर देगा अपने केस बेस के अंदर। तो यही फंडा होता है। आई होप गाइस सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।